नमस्कार। जैसलमेर को नमस्कार। मैंने कहा जैसलमेर को नमस्कार। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? तो देखो, अंतर पकड़ में आ रहा है कि अभी तक भी हम ये बोलते थे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन इसका मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं आत्मा का क्या करूं। ठीक हो गया? मतलब यदि हम उस अंतर को ठीक से पकड़ पाएंगे कि जो कुछ कहा जा रहा है उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है और ये बोलने से क्या फ़र्क पड़ गया, पहले जो बोल रहे थे उससे क्या फ़र्क पड़ गया, तो हम थोड़ा सा क्लियरली पहचान पाएंगे कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची है। अभी पिछले 3 दिन से हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि मानव बेसिकली जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त, दोनों का साथ साथ होना है, साकार रूप है जो हमको आँख से भी दिखाई देता है। अब हम ये पहचानने की कोशिश में हमने आवश्यकताओं से शुरू किया और दोनों की आवश्यकताओं को क्लियरली पहचाना कि दोनों की आवश्यकता अलग अलग है, उनको पूरा करने का तरीका अलग अलग है। एक से दूसरे की आवश्यकता, दूसरे से पहली आवश्यकता और सभी की आवश्यकता पूरी हो सकती है। सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, सभी मानव सफल हो सकता है। इस बात को हमने लॉजिकली कल शाम तक देखा। इस चर्चा के दौरान हमारी ये क्लैरिटी बन गई, यदि शरीर की आवश्यकता से मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है, मेरी आवश्यकता से शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है और दोनों की आवश्यकता को पूरा करने का तरीका एकदम अलग अलग है। मेरी आवश्यकता कैसे पूरी हो रही? आज हमारा 5वां दिन है, मेरी आवश्यकता पूरी हो रही कि नहीं हो रही? कितने लोगों को लगता है कि मेरी आवश्यकता पूरी हो रही है? या कौन सी वस्तु बांट रहे? ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी आवश्यकता ज्ञान है, समाधान है, सुख है ना? लेकिन शरीर की आवश्यकता, तो शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा से ही पूरा होगा। रोटी चाहे मेरे लिए मैंने पैदा किया या मेरे लिए किसी और ने पैदा किया, रोटी पैदा होगी तो खेत में ही पैदा होगी, फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकती, है ना? तो सारे सन्यासियों के लिए, सारे समाज में वो तमाम लोग जो स्वयं खेती नहीं करते हैं या स्वयं कोई उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन कोई तो उनके लिए उत्पादन करता है, उसकी किसी ज़रूरत को हम पूरा कर देते हैं, वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर देता है। तो इसका मतलब है कि रोटी पैदा होगी तो खेत से ही पैदा होगा। तो इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि मैं भावपूर्ण हो गया तो अब रोटी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। इससे ये भी समझ में आ गया कि ये शरीर और मैं दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग इकाइयां हैं, दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं और ये मैं और शरीर दोनों साथ साथ हैं। आप जब चाहे अलग हो सकते हैं। जो लोग होना चाहते हैं वो पंखे का सदुपयोग करें अभी 2 मिनट में। ठीक? लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मैं शरीर के साथ हूं तो मैं इच्छा विधि से शरीर के साथ हूं। मेरी गति इच्छा गति है, मनोगति, इच्छा गति, ऐसे शब्दों को हम सुनते हैं। तो ब्रेक के पहले जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें हमारा ध्यान चला गया
कि जैसे अब मैं आपसे पूछूं, बिना कान के हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बिना कान के हम सुन सकते हैं? कोई नहीं सुन सकते हैं। बिना कान के कैसे सुन सकते हो? कैसे सुनोगे? तो बिना कान के सुनना और बिना मुंह के बोलना होता है कि नहीं होता है? ज़्यादा समय यही होता है। जब मैं अपने आप से बात करता हूं तो मेरे को कान की ज़रूरत कब है? जब दूसरे को सुनना है। मुंह की आवश्यकता कब है? जब दूसरे को बोलना है। जब मैं अपने आप से बात करता हूं तो आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं? मैं जवाब देता हूं कि नहीं? और बाहर कितना भी ढोल नगाड़े बजें, वो आवाज़ दब जाती है कि साफ सुनाई देती है? साफ सुनाई देती है। इससे पता चला कि मैं ही देखता हूं, मैं ही सुनता हूं, मैं ही बोलता हूं, आवश्यकता अनुसार शरीर का प्रयोग करता हूं। जैसे अभी मैंने कितने माइक लगा रखे हैं? अभी मैंने कितने माइक लगा रखे हैं? एक आपको दिखाई देता है, पर मुझको दिखाई देता है कि मैंने 2 माइक लगा रखे। ये भी माइक है। तो इसकी हैसियत थोड़ी दूर तक आवाज़ पहुंचाने की है, इसकी हैसियत थोड़ी और ज़्यादा दूर तक पहुंचाने की है। तो यदि हम 2 लोगों से 10 लोगों से बात करते हैं तो बायोलॉजिकल माइक काम आता है। आवाज़ तो मेरे पास होती ही है, क्या बोलना है। यदि 200 लोगों से बात कर रहे हैं तो 1 माइक और लगा लिया, और 10,000 से बात करते तो 2-4 माइक और लगा सकते हैं। तो इससे हमको पता चला कौन देखता है? मैं ही देखता हूं। और कैसा देखता हूं? क्या देखता हूं और कितना देख सकता हूं? जो देखना चाहता हूं वही देखता हूं। आंख खुली है, बाजार में जा रहे, तो आंख के रेटिना पे सारे चित्र पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे? जो भी सामने है उसका चित्र पड़ रहा है रेटिना पे। लेकिन क्या दिखाई देता है? जो मैं देखना चाहता हूं। उसमें से भी कितना दिखाई देता है? जितनी मेरी देखने की हैसियत है, जितना मेरा चेतना का स्तर है। अपने घर में 5 फुट के आदमी को हम देख पाए क्या? अपने घर में 5 फुट के आदमी को देख पाए क्या? तो देखना मतलब जैसे बिना आंख के देख सकते हैं कि नहीं? आंख पे पट्टी बांध दें तो रास्ता दिखाई देता है क्या? नहीं दिखता है। तो आंख से देखते हैं, आंख बंद कर दे तो दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। पर आप देखते हो। कैसे देखते हो? आप बोलते हो खाकर देखता हूं। इसका मतलब जीभ से भी दिखाई देता है। फिर पी कर देखता हूं, चल कर देखता हूं, छू कर देखता हूं, सूंघ कर देखता हूं और देख लूंगा और दिखा दूंगा। तो देखने का क्या मतलब हुआ? देखने का मतलब क्या हुआ? देखने का मतलब क्या हुआ? देखने का मतलब क्या हुआ? अरे समझना। तो समझा तो देखा और नहीं समझा तो नहीं देखा। तो घर में हमने मानव पति को देखा? पति को देखा कि पति के शरीर को देखा? पति नहीं देखा, बेटा नहीं देखा, बाप नहीं देखा, खुद को भी नहीं देखा। क्या देखा? शरीर देखा, क्योंकि शरीर देखने की हैसियत है। तो संसार में 2 प्रकार की चीज़ें हैं।
एक चीज़ें वो हैं जो दृष्टिगोचर हैं, जो चमड़े की आंख से दिखाई देती है। दूसरी चीज़ें वो हैं जो ज्ञान गोचर है। दृष्टिगोचर, ज्ञान गोचर। जो आंख से दिखाई देती है उसको दृष्टिगोचर बोलते हैं, और जो आंख से दिखाई नहीं देती है, जैसे विश्वास, आंख से दिखता है कि समझ में आता है? समझ में आता है। इसका मतलब है जितनी भी सूक्ष्म वास्तविकताएं हैं, जीवन एक सूक्ष्म वास्तविकता है, परमाणु एक सूक्ष्म वास्तविकता है, भाव सूक्ष्म वास्तविकता है, जीवन सूक्ष्म वास्तविकता है, सृष्टि के नियम सूक्ष्म वास्तविकता है। ये आंख से दिखाई नहीं देते हैं। आंख से उतना ही सामान दिखाई देता है जो जिंदा रहने के लिए मेरी आवश्यकता है। ये मन की ताकत है। तो मन से उतना ही दिखाई देता है जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। जो जीने के लिए आवश्यक है वो मन से दिखाई नहीं देता है, आँख से दिखाई नहीं देता है, वो चित्त से दिखाई देता है। इसको परसों समझेंगे। वो देखने की ताकत आँख में नहीं है, मन में नहीं है, वो देखने की ताकत चित्त में है। ज्ञान चक्षु से उसको देखते हैं, ज्ञान गोचर विधि से देखते हैं, है ना। दृष्टि गोचर से नहीं दिखता है, चमड़े की आंख से नहीं दिखता है। इस शिविर में पिछले 4 दिन से आपने जो कुछ देखा वो आंख से देखा कि ध्यान से समझा? ध्यान से समझा। इसमें सारी इंद्रियां गायब। कान से सूचना, कान पे सूचना पड़ती रहे, पर्दा फड़फड़ाता रहे और मैं वहां नहीं हूं, मैं बीच में घर चला गया हूं, तो सुनाई नहीं देता है। तो इसका अर्थ है, क्या समझ में आया? मैं हूं, शरीर के साथ हूं। मैं मेल फीमेल हूं कि शरीर मेल फीमेल है? मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं। कैसे माना जाए? मैं ना मेल हूं ना मैं फीमेल हूं। कैसे माना जाए? कैसे समझा जाए? है? कैसे समझा जाए? मेल या फीमेल मैं हूं, हो सकता है फीमेल में फीमेल मन होता हो और मेल में मेल मन होता हो, 2 टाइप के होते हो। हाँ, जीवन की आवश्यकता, मेरी आवश्यकता में मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फीमेल पहले समझेगी कि मेल पहले समझेगा? 20 साल वाला पहले समझेगा कि 60 साल वाला? शिक्षित पहले समझेगा कि अशिक्षित? भारतीय पहले समझेगा कि अमेरिकन? पद वाला पहले समझेगा कि बिना पद वाला? और अमीर पहले समझेगा कि गरीब? और शेखावटी पहले समझेगा कि मेवाड़ी कि जैसलमेर वाला? तो क्या आंसर निकला? क्या आंसर निकला? क्या आंसर निकला? क्या आंसर निकला? जो ध्यान देगा वो समझेगा। ना महिला समझेगी, ना पुरुष समझेगा, ना 20 वाला, ना 60 वाला, ना अमीर, ना गरीब, ना ब्राह्मण, ना शूद्र। जितने भी कैटेगरी बनाई है सारी कैटेगरी फेल हो गई। तो पहली बार पता चला कि जीवन की आवश्यकता, मेरी आवश्यकता, महिलाओं को सम्मान की जरूरत ज़्यादा है कि पुरुषों को? बच्चों को ज़्यादा है कि बुजुर्गों को? दोनों को। तो विश्वास की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, भय मुक्त होना, भ्रम मुक्त होना, असुरक्षा से मुक्त होना। तो जीवन की तमाम आवश्यकताएं, जीवन की तमाम क्षमताएं सभी मानव में समान रूप से उपलब्ध है। जीवन की आवश्यकता, मेरी आवश्यकता महिला पुरुष का मोहताज नहीं है, उम्र का मोहताज नहीं है। इसका मतलब है मैं मेल या फीमेल नहीं हूं। मेरा शरीर मेल या फीमेल है। शरीर क्यों मेल फीमेल है?
क्यों शरीर मेल फीमेल है? क्योंकि शरीर बनने की फैक्ट्री का नाम मेल फीमेल है। तो नए शरीर उपलब्ध होते रहें, जीवन के लिए, मेरे लिए शरीर उपलब्ध होते रहें, इस मैकेनिज्म का नाम मेल और फीमेल है। बढ़िया हो गया। तो धीरे से पता चला कि मैं मेल फीमेल। फिर जन्म किसका होता है? जवान कौन होता है? बूढ़ा कौन होता है? मरता कौन है? तो मैं ना जन्म लेता हूं ना मैं मरता हूं, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता है। भाई जब मैं मरा ही नहीं तो पुनर्जन्म क्या होगा? तो पुनर्जन्म का मतलब है मर जाना और फिर से जी जाना। तो मैं तो मरा ही नहीं। इतना ही है कि जीवन की स्थिति इतनी ही है, कभी शरीर के साथ है, कभी शरीर के बिना है, कभी जागृत है और कभी अजागृत है, कभी सुखी है और कभी दुखी है। बस इतना ही धंधा है। इसके अलावा मेरी और कोई गति है ही नहीं। या तो मैं शरीर के साथ हूं या मैं शरीर के बिना हूं, या तो मैं भ्रमित हूं या मैं जागृत हूं। भ्रमित हूं तो दुखी हूं, जागृत हूं तो सुखी हूं। इसके अलावा और कोई गति बन ही नहीं रहा। तो कहां पहुंचे? है क्योंकि मेमोरी जीवन में होता है, इसलिए किसी किसी को रह जाता है। मेमोरी नाम की चीज जीवन में है। शरीर चलाते समय जो तत्कालीन जो कॉन्शियस पार्ट है वो ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है, उसको समय आने से चर्चा करेंगे। ठीक, और क्या समझें? दर्द शरीर में होता है कि दर्द मुझको होता है? टांग टूट गई तो दर्द कहाँ हुआ? शरीर में अव्यवस्था हुई कि शरीर में दर्द हुआ? शरीर में अव्यवस्था हुई। उस अव्यवस्था को जैसा मैं महसूस करता हूं, इसका नाम दर्द है। जैसे आप सबकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। कितने लोग की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं? हाथ उठाइए। आप सबकी गाड़ियों को आग लगा दी जाए तो आपको कोई दिक्कत है? जब तक आपको पता नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है किसी कार को जलते हुए देख के लग रहा है कि मजा आ गया, उसकी जल गई, बाद में पता चला मेरी थी। तो इसका मतलब कार जलने से अपने को प्रॉब्लम नहीं, मेरी जल गई वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। कार जल गई इससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जल गई इससे प्रॉब्लम। और सभी को प्रॉब्लम एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। मैं ऐसे पतियों से मिला, बल्कि ये कहना ठीक है कि ऐसी पत्नियों से मिला जिन्होंने रो रो के ये बताया कि उनके पति के लिए उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार है। उनको स्क्रैच लग जाए तो कोई बात नहीं, कार को स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। और किसी शादी में जाते हैं तो 1 किलोमीटर दूर पार्क कर देते हैं, वहां से पैदल चला के ले जाते हैं, क्योंकि वहां कार खड़ी करने में स्क्रैच लग सकती है। आपको हंसी आ रही है? उस पत्नी से पूछ के देखो जिसको लगता है कि मेरे सामने तो कम से कम सौतन होती तो अलग बात थी, कार ही मेरी सौतन हो गई। तो ऐसे लोग भी व्यावहारिक रूप में उपलब्ध हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? किसको दर्द ज्यादा होगा? जिसका जुड़ाव उतना ज्यादा होगा। एक व्यक्ति इंजेक्शन देख के बेहोश होता है और एक व्यक्ति सांप से दिन में 2 बार कटाता है।
सस्ता नशा है। ठीक, इसका मतलब है दर्द इंजेक्शन में है कि दर्द जैसा मैंने स्वीकारा है उसमें है? जैसा हमने स्वीकारा है उसमें है। तो पता चला कि जिस समय शरीर में कोई टूट फूट होती है, कितने लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं? ठीक, जिस समय एक्सीडेंट होता है उस समय कोई दर्द होता है क्या? उस समय कोई दर्द नहीं होता। टांग टूट के 2 टुकड़े हो जाए, जब तक ये पता ना चले मेरी है, मैं और मेरा भाई बड़ा, हम लोग हॉस्टल में रहते थे। 7th क्लास की बात हो गई। वो मेरे को मार के भाग गया। अब मेरे दिल में बहुत अरमान था उसकी सेवा करने का, तो मैं भी पीछे पीछे भागा। उसने कमरे में घुस के चिटकनी डाल दी, चिटकनी लगा दिया, अंदर से बोल्ट कर दिया। अब मैं सेवा करने के लिए तड़प रहा था। तो हॉस्टल के गेट में वो कांच लगे रहते हैं ताकि वार्डन आते जाते बच्चों को देखता रहे। तो मैंने एक मुक्का मार के कांच तोड़ा, फिर चिटकनी खोला और भाई का सेवा किया। तो जब मैं सेवा कर रहा था तो भाई बोला, देख देख तेरा खून निकल रहा है, देख। तो मैं बहुत खुश था कि मेरी सेवा सफल है। भाई सेवा तो मैं कर रहा हूं। बोले नहीं नहीं तेरा ही है। वो देखा तो जब कांच में मुक्का मारा था तो 3 टांके यहाँ, 5 टांके यहाँ और 3 टांके इधर। तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा जैसे बर्फी काट के नीचे रखी हो। पूरा वाइट कलर का हड्डी सहित सब दिख रहा था। तो जब तक वो मैंने पहचाना नहीं कि मेरी है तब तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही देखा मेरा है, उसके बाद रोना गाना शुरू किया। ठीक, ऐसी तमाम घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। तो इसका मतलब जब तक मैं वहां नहीं हूं तब तक कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब है मैंने उसको अपना स्वीकारा हुआ है। उस अव्यवस्था को मैं जैसा महसूस करता हूं उसका नाम दर्द है। तो इन तमाम घटनाओं में हमारा धीरे धीरे ध्यान इस बात पे चला जाए, किससे किस आदमी का किस तरह से ध्यान जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे ये बात चर्चा में आ जाती है और हमारा ध्यान चला जाता है, हमारी जिंदगी की सारी मुसीबत कितनी है? सामान से सम्मान की तलाश है, सुविधा से सुख की तलाश है। अरे प्यास लगी तो पानी पिया कि मिट्टी का तेल पिया, कि देसी गाय का घी पिया? भूख लगी तो खाना ही खाया। अब सम्मान की जरूरत थी तो उसमें सामान डाला, सुख की आवश्यकता थी तो उसमें सुविधा डाला। क्यों डाला? क्यों डाला? समझ नहीं है। क्या समझ नहीं है? क्या समझ नहीं है? कि शरीर की आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है। मेरी आवश्यकता समाधान से ही पूरा होता है, शरीर की आवश्यकता वस्तु से ही पूरा होता है। इसमें कोई घालमेल नहीं चलेगा। जितनी मेरी ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं जीवन हूँ और मैं क्लियरली उसको पहचानता हूँ, उतना ही मेरी पूरी जीवन शैली में, मेरी पूरी भाव शैली में, मेरी पूरी विचार शैली में सब कुछ उसके अनुरूप बदल जाएगा। फिर जैसी आवश्यकता है वैसा होता जाएगा। इसी का नाम तृप्ति है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही सोचता हूँ, वैसा ही करता हूँ, वो ही होता है और जो फल आता है उससे मैं तृप्त रहता हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि प्रकृति का नियम, शरीर का नियम मुझको पता है। इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कितनी क्लैरिटी हो गई अभी तक? अब थोड़ा सा जो बीच में आपने 1-2 क्वेश्चन पूछा उस पे और बात कर लेते हैं। तो देखो,
एक तो ये समझ में आ गया ये आपका फोटो है। इसको थोड़ा और ठीक से समझें। ये हार्ड और मांस से बना हुआ शरीर, इसको एक नाम देते हैं स्थूल शरीर। तो जीवन को, मैं को क्या बोला कि मैं क्या है? मैं, जिसको हमने जीवन के रूप में पहचाना, जिसमें निरंतर सुख की चाहना है, जिसमें असीम समझने की असीम ताकत है ना, और जो समाधान से सुखी होता है। ये ठीक है? ऐसा हमने अभी तक पहचाना कि मैं हूं, जिसको हमने नाम दिया जीवन। मैं मेल या फीमेल शरीर को चलाता हूं। शरीर मेरे को कहाँ से मिला? माता पिता से मिला, मानव में भी मिलता है, पशु में भी मिलता है। और मैं निरंतर सुख की चाहत के साथ हूँ, समझने की असीम क्षमता के साथ हूँ, समाधान से सुखी होता हूँ। और ये जो मैं नाम की चीज़ है, ये होने के रूप में चीज़ क्या है? देखिए, इस दर्शन में जो अनुसंधान के रूप में इसका नाम, अनुसंधान और शोध में क्या फ़र्क है? अनुसंधान उस चीज़ का नाम है कि जब कोई सच्चाई पहली बार मानव को उपलब्ध होती है, इसका नाम अनुसंधान है। उस सच्चाई को लोग रिसर्च करते हैं, इसका नाम शोध है। तो शोध पूर्वक हम उस सच्चाई को समझते हैं। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो मध्यस्थ दर्शन एक अनुसंधान, जिसमें कि कोई सच्चाई जो मानव जाति को पहले उपलब्ध नहीं थी, वो पहली बार उपलब्ध हुई, इसका नाम अनुसंधान है। क्या सच्चाई उपलब्ध हुई जो पहली बार? ये जो मैं नाम की चीज़ है, ये जो जीवन नाम की चीज़ है, इसको पहचाना कि ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जैसे परमाणुविक स्वरूप में कोई एंटिटी है। सृष्टि में परमाणु हैं। कितने प्रकार के परमाणु हैं? 108, 118 जो भी है, ठीक। तो सृष्टि में परमाणु है। अभी के लिए सूचना आपके पास रहे, फिर धीरे से उस पर आगे काम करेंगे। तो कोई परमाणु विकास पूर्वक, जड़ परमाणु कैसा है? उसका गठन हमेशा एक जैसा रहता है कि उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है? कोई परमाणु का स्ट्रक्चर बदल सकता है कि हमेशा एक जैसा रहेगा? बदल सकता है। तो परमाणु का स्ट्रक्चर बदल सकता है, उसका गठन बदल सकता है, इसलिए उसको नाम देते हैं गठनशील परमाणु। गठनशील परमाणु का मतलब है कि उसका गठन, उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है, इसलिए उसका नाम गठनशील का मतलब है परिवर्तनशील। ये बात पहुंच गई? तो जड़ परमाणु का स्ट्रक्चर बदल सकता है, उसका गठन बदल सकता है, परिवर्तनशील है,
इसलिए उसको नाम दिया गठनशील परमाणु। गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, जिसको हम जीवन के रूप में पहचानते हैं। इसको अभी केवल रेफरेंस के रूप में रखें। अब तक जो मान्यता थी कि शरीर को चलाने वाली चीज क्या है? आत्मा। आत्मा क्या चीज है? ईश्वर का अंश। कितने लोगों ने सुना? आत्मा ईश्वर का अंश है। यदि आत्मा ईश्वर का अंश है, इसका मतलब आत्मा का ईश्वर का टुकड़ा होता है। टुकड़ा होता है तभी अंश आया। लेकिन मूल में ईश्वर को माना गया कि उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, वो अखंड है। तो ईश्वर को हम पूरी तरह से समझा नहीं पाए, वो रहस्य में रहा, मिस्ट्री रहा। आत्मा को हम पूरी तरह से समझा नहीं पाए, वो अपने आप में मिस्ट्री रहा, रहस्य रहा। यहाँ ये बोल रहे हैं कि वो ईश्वर को समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, समय आने से उसको देखेंगे। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि वो ईश्वर का अंश नहीं है। एक बात कहा, क्या चीज है? सृष्टि में हजारों प्रकार के 108 प्रकार के अनंत परमाणु हैं। परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। इस प्रोसेस को अगले इस शिविर में तो नहीं करेंगे, तो थोड़ा हायर लेवल शिविर आगे जाएंगे, अध्ययन बिंदु शिविर और मानव व्यवहार दर्शन, उसमें उसको कवर करेंगे। लेकिन सूचना के रूप में बना रहे, इस पे हम बात करेंगे। हाँ जी, सब चर्चा करेंगे। जितने क्वेश्चन हैं सब लिख डालो, लिख लिख के रख लो। कुछ कल और परसों में सॉल्व हो जाएगा, जो शेष बचेगा उसको आगे कर लेंगे। सब जितने प्रश्न आते हैं, फिलोसॉफिक, एकेडमिक्स, सामाजिक, है ना, सब एक बार लिख के रख सकते हैं। तो फाइनली अभी चूंकि मैं इसको रखने जा रहा हूं तो आपके मन में रहे कि ये कहां से आ गया, इसलिए मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि रखी। तो फाइनली जीवन क्या है? जीवन अपने आप में एक इकाई है जो परमाणविक स्वरूप में है। उसका परमाणविक स्वरूप है। तो एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म इकाई, परमाणु कितना छोटा होता है? एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा, है ना, 1 लाखवां हिस्सा, इतनी छोटी कोई चीज। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे अंधेरी रात में एक जलती रस्सी को जला के, ठूंठ जलता है, जला के घुमाएं तो क्या दिखाई देता है? एक सर्किल दिखाई देता है। पंखा घूमता है तो कैसा दिखाई देता है? सर्कल दिखाई देता है। उसी तरह से ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य इकाई, शरीर क्या चीज से मिलकर बना है? कोशिकाओं से। क्या कोशिकाएं आपस में टच करती हैं? कोशिका आपस में टच करती तो एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। क्या परमाणु में 2 पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं? 2 एटम टच करते हैं, 2 मॉलिक्यूल टच करते हैं। उसी तरह से 2 सेल भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उनके बीच में गैप बना ही रहता है। जैसे 2 प्लैनेट के बीच में भी गैप बना ही रहता है ना। तो जीवन रूपी चैतन्य इकाई जो एक छोटे से छोटे कण के स्वरूप में है, वो शरीर में प्राण कोशिकाओं के बीच के स्पेस से हॉरिजेंटली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली गुजरता हुआ कैसा आकार बनाएगा? ठीक, तो कैसा आकार बनेगा? जैसा शरीर है, तो शरीर के जैसा एक और आकार बन गया।
इस वाले शरीर को कहा सूक्ष्म शरीर। और इस आकार को बोला पुंजाकार। तो शरीर मर गया तो कौन सा मर गया? हार्ड मास वाला। और शेष क्या बचा? पुंजाकार। तो जैसा शरीर है, जैसा मैं शरीर चलाता हूं, यही पुंजाकार शरीर मरने के बाद भी उपलब्ध रहेगा ही। क्यों बोला कि ये मरता नहीं है? इसको लॉजिकली कैसे माने? इसको लॉजिकली कैसे माने कि मैं नहीं मरता हूं, शरीर मरता है? देखो, शरीर को तो मरते हुए हमने देखा है, जन्म लेते हुए हमको देखा है, इसमें हमको कोई शंका नहीं है। लेकिन यदि मैं को देखें तो मैं की सारी आवश्यकताएं सीमित है कि निरंतर है? निरंतर है। मैं की सारी क्रिया सीमित है कि निरंतर है? विचार का क्रिया, इच्छा का क्रिया, है ना, सुख की चाहना। तो मैं की सारी आवश्यकता निरंतर, मैं की सारी चाहना निरंतर, मैं की सारी क्रिया निरंतर। और भी इससे अच्छी एक व्यावहारिक बात, कितने लोगों में मरने की स्वीकृति है? कितने लोग मरना चाहते हैं? हम आपका सहयोग करेंगे। कितनी बार हमने लाश को जलते हुए देखा है, फिर भी अपने मरने की स्वीकृति क्यों नहीं आती? क्यों निरंतर बने? क्यों मुझको लगता है कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझको याद रखें? पहले से कि हमारे पास याद रखने के लिए कम है? मेरे मरने के बाद भी लोग मुझको याद रखें। जब तुम हो ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे बारे में लोग क्या करेंगे? तो मानव में मरने का स्वीकृति नहीं है, मानव में शरीर के बाद लोग मुझको याद रखें इस बात का स्वीकृति है। इसका मतलब है वो उपलब्ध है ये देखने के लिए कि मरने के बाद क्या हुआ। मैं की सारी क्रिया निरंतर, मैं की सारी आवश्यकता निरंतर, मैं की सारी चाहना निरंतर। और खाना खाने से सीमित ऊर्जा मिलती है कि असीमित ऊर्जा मिलती है? सोचने समझने की ऊर्जा मानव में सीमित है कि असीमित है? इसका मतलब खाने से तो नहीं आती है। तो ये सोचने की असीम क्षमता शरीर से आ रही? शरीर की क्षमता सीमित है कि असीमित है? सीमित है। खाना खाने से जो ऊर्जा आएगी वो सीमित है कि असीमित है? शरीर की आयु सीमित, शरीर का आकार सीमित, शरीर का आयतन सीमित, शरीर का कंजम्पशन सीमित। मेरी चाहना असीमित, मेरी क्रिया असीमित, मेरी आवश्यकता असीमित। इसका मतलब यदि कोई इकाई में क्रिया निरंतर है, इसका मतलब वो स्वयं में इकाई भी निरंतर है, तभी क्रिया निरंतर हो सकती है। ये बात पहुंची? यदि किसी इकाई की क्रिया निरंतर है, ये तभी संभव है जब उसका होना भी निरंतर हो। तो मेरा होना निरंतर है, मैं नहीं मरता, इसलिए मुझ में मरने की स्वीकृति भी नहीं है। लेकिन मैंने स्वयं को पहचाना नहीं है, तो हम सभी लोग, धरती के सभी लोग आज और अभी अमर हैं। कि अमरता को पाना है? अमरता को पाना है कि अमरता है ही? अमरता को पाना है कि अमरता को पहचानना है?
बस अमर तो है ही। मैं पहचानूं या ना पहचानूं, अमरता बनी ही हुई है। मैं नहीं मरता ये सच्चाई है, शरीर मरता है ये सच्चाई है। मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, शरीर के मरने को मेरा मरना मानता हूं, और दोबारा शरीर मिल गया तो जिंदा हो गया मानता हूं। भ्रमित आदमी का हाल ऐसा होता है। भ्रमित आदमी मौत को फेस नहीं कर पाता है। जिस क्षण मौत आती है उसके पहले वो बेहोश हो गया रहता है। कैसे? कुकर होता है ना, कुकर, कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है पुरुषों को पता है कि नहीं, है ना? कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। ऐसे मानव रूपी कुकर में 2 सेफ्टी वाल्व हैं। क्या सेफ्टी वाल्व? शरीर पे एक सीमा के ज्यादा कष्ट झेलने की स्थिति आएगी तो बेहोश हो जाएगा। शरीर के झेलने की क्षमता से ज्यादा कष्ट मिलेगा तो बेहोश हो जाएगा। जीवन के झेलने से ज्यादा कष्ट मिलेगा तो पागल हो जाएगा। क्यों? क्यों? यदि बेहोश नहीं होएगा तो मर जाएगा, यदि पागल नहीं होएगा तो मर जाएगा। तो बेहोश होना और पागल होना वरदान है कि अभी और जी ले। क्या नेचर में व्यवस्था है, क्या नेचर का डिजाइन है, आप देखो उसको। तो इससे ये पता चला कि मैं अमर हूं ही, क्योंकि मुझ में या किसी भी व्यक्ति में मरने को मौत की स्वीकार्यता नहीं है। क्योंकि मैं बेसिकली मरने वाली चीज नहीं हूं, इसलिए मुझ में मौत की स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन मुझ में अपने होने की समझ नहीं है, इसलिए शरीर के मरने से मैं डरता हूं। शरीर मर गया तो बाकी क्या बचेगा ये मुझको पता नहीं है। इसलिए सशरीर रहते हुए यदि मैं ये पहचान पाता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, मैं नहीं मरता हूं। शरीर को महसूस करने वाला कौन है? मैं हूं। पैर के अंगूठे पे ध्यान दो, अंगूठा दिख रहा है? बिना छुए अंगूठे का पता चलता है, बिना छुए घुटने का पता चलता है, बिना छुए अपनी नाक का पता चलता है। ये पहचानने वाला कौन है? मैं ही पहचानता हूं। तो जब मैं डायरेक्टली शरीर को पहचान सकता हूं तो मैं डायरेक्टली अपने आप को भी पहचान सकता हूं, मैं जीवन हूं। जैसे ही मैं जीवन को पहचानता हूं, भारहीनता फील हो जाता है, क्योंकि मैं बेसिकली भारहीन हूं। भार किसमें है? आयु किसमें है? मेल और फीमेल किसमें है? जन्म और मृत्यु किसमें है? बुढ़ापा और जवानी किसमें है? गोरा और काला किसमें है? मैं काला नहीं हूं। और भ्रमित जीवन का जो जीवन के रूप में ऑरा है, ऑरा सुने? जीवन और शरीर के सहअस्तित्व में एक प्रभाव व्यक्त होता है। आजकल एक क्लियन फोटोग्राफी बोलते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी है। अब तो इंडिया में होने लगी है ना? दिल्ली में 1500 रुपये में, 1500 में बस। वो 15 साल पहले हमारे मित्र सिंगापुर गए थे, तब वहाँ से करा के आए थे, है ना? तो क्रिलियन फोटोग्राफी में आपका फ़ोटो खींचेगा तो आपका ऐसे ही वाला फ़ोटो आता है। उसमें आपके फ़ोटो के बाहर रेड कलर का बैंड, ग्रीन कलर का बैंड या कोई कलर के बैंड होते हैं। उससे वो ये पहचान सकते हैं कि किस तरह के रोग इस शरीर में हो सकते हैं आजकल, और किस तरह की इसकी पर्सनैलिटी हो सकती है।
इस तरह की एक नया व्यवसाय शुरू हो गया है, क्योंकि जो भी चीज़ पहचान में आ जाए एक नया, जैसे पामिस्ट्री एक व्यवसाय था, हाथ से भी आदमी को पहचानने की कोशिश है और उससे भी पहचानने की कोशिश है। तो बेसिकली हर जीवन का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। जितना स्वयं को शरीर मानेगा, प्रभाव क्षेत्र उतना फैला हुआ होगा कि उतना सिकुड़ा हुआ होगा? सिकुड़ा हुआ होगा, क्योंकि शरीर सीमित वस्तु है। जितना मैं ज्ञान फैली हुई वस्तु है कि सीमित वस्तु है? तो जितना मैं फैली हुई वस्तु को पहचानता हूं, ज्ञान को पहचानता हूं, समझ को पहचानता हूं, अस्तित्व को पहचानता हूं, उतना ही ऑरा फैला हुआ होता है, विशालता उसमें आती है, कलर भी बदलता है। ऐसी भी बातें आगे कर सकते हैं, अभी नहीं करते, अभी रुक जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली जब ये कह रहे हैं कि जीवन और शरीर का साथ साथ होना है, तो जीवन और शरीर साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को टच नहीं करते। जीवन शरीर के साथ बना हुआ है और शरीर की कोशिकाओं के बीच के स्पेस से इच्छा गति से लगातार ट्रैवल करता है और पूरे शरीर में हॉरिजेंटली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली ट्रैवल करने के आधार पर, घूमने के आधार पर जीवन पुंज, शरीर के आकार का जीवन पुंज बना रहता है। जैसे कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वो गोल वाला झूला रहता है ना, तो उसमें जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कैसा लगता है? कहां हाथ से कहां पकड़ते हैं? ना भी। तो शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो कौन से नियम गिरेगा? शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो कौन से नियम से गिरेगा? गुरुत्वाकर्षण से गिरेगा। मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो कौन से नियम से गिरूंगा? भारहीन वस्तु है, तो भारहीन वस्तु किस नियम से नीचे गिरेगी? गुरुत्वाकर्षण उस पर लागू होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो भार पे लागू होगा। तो मैं नीचे गिरूंगा तो किस नियम से गिरूंगा? तो जीवन वो चीज है जिस पे कोई भी जड़ नियम काम नहीं करता है। ना उसको आग से जला सकते, ना उसको बर्फ में ठंडी लगा सकते, ना उसको बिजली का शॉक दे सकते, है ना? उस पे कोई भी जड़ संसार का नियम काम करता ही नहीं है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण भी काम नहीं करता। अब जीवन ऊपर से नीचे आएगा तो कौन सा नियम काम करेगा? केवल एक ही नियम काम करेगा कि जीवन पूर्वक शरीर के साथ रहना चाहता है और शरीर नीचे गिर रहा है, तो मैं इच्छा पूर्वक शरीर के साथ बना हुआ हूं। बात पहुंच गई? फिर से बोलता हूं, जीवन के ऊपर कोई भी भौतिक नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि जीवन एक चैतन्य वस्तु है। चैतन्य पे नियम काम नहीं करेगा, कोई भी नियम काम नहीं करेगा। तो ना गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, ना कोई और नियम काम करेगा। तो जीवन मरने वाली चीज नहीं है, ना उसको आग से जला सकते, ना उसको कोई और चीज से प्रभावित कर सकते। तो जीवन को किसी भी भौतिक नियम से प्रभावित नहीं कर सकते। भ्रमित मानव अपने आकर्षण की वजह से किसी से प्रभावित होता है। भ्रमित जीवन, हाँ जी, साथ साथ चल रहे कि मैं ही कथा सुना रहा हूं? भ्रमित जीवन पे भी जड़ संसार का कोई नियम काम नहीं करता, लेकिन भ्रमित जीवन भ्रमित होने के कारण शरीर से प्रभावित होता है, इंद्रियों से प्रभावित होता है, रूप बल धन पद से प्रभावित होता है, लेकिन उस पे भी जड़ संसार का कोई नियम काम नहीं करता है होने के स्वरूप में। तो जीवन ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस नियम से गिरेगा? चाहे भ्रमित हो चाहे जागृत हो। तो जीवन केवल इच्छा विधि से, जीवन के साथ एक ही नियम है
कि उसका होना इच्छा के नियम से है, इच्छा विधि से जीवन संचालित होता है। तो जीवन इच्छा विधि से किसी शरीर के साथ है और शरीर नीचे गिर रहा है, तो जीवन क्या करेगा? इच्छा है तो उसके साथ बना रहेगा, बने रहने की कोशिश करेगा। अरे वो वैसे ही है जैसे बोरी में टांग बांध देते हैं ना दो लोग की, ऐसी इच्छा से मैं बंधा हुआ हूं शरीर से। तो मैंने इच्छा से इस शरीर को स्वीकारा हुआ है और ये शरीर झूले पे चढ़ गया है और झूला ऊपर से नीचे आ रहा है और मैं इच्छापूर्वक शरीर के साथ बना हुआ हूं, तो मैं क्या करूंगा? शरीर के साथ साथ बना रहूंगा। तो मैं इच्छापूर्वक शरीर के साथ बना हुआ हूं, इतना ही नियम काम करेगा। नहीं आया समझ में? फिर से बोलूं? अरे क्या सुन रहे हो, कहीं खो जाते हो बीच में। शरीर में कोई इच्छा नहीं होती भाई, इच्छा केवल मुझ में होती है। शरीर कुछ चाहता नहीं है, शरीर कुछ सोचता नहीं है, शरीर कुछ करता नहीं है, शरीर कुछ देखता नहीं है, शरीर सुनता नहीं है। मैं ही सुनता हूं, मैं ही सोचता हूं, मैं ही सुखी दुखी होता हूं, मैं ही कुछ चाहता हूं, मैं ही इच्छा करता हूं। इच्छा है तो शरीर को चलाता हूं, इच्छा नहीं है तो पंखे से लटका देता हूं। इच्छा है तो उपवास करता हूं। शरीर क्या कहता है? शरीर में कुछ जलन सी होती है, बता देता हूं नवरात्रि है, चुप रहे। धीरे से शरीर मान भी लेता है। नवरात्रि खत्म होने के बाद बता देता हूं रोजा है, जा 40 दिन के लिए छुट्टी। रोजा खत्म हुआ तो बता देता हूं संथारा है, निपटा दिया। क्या अद्भुत देश है ये, क्या अद्भुत देश है जिसमें मरते हुए शरीर का भी ज्ञान के लिए सदुपयोग कर लिया। संथारा क्या है? संथारा क्या है? कोई शरीर जब किसी काम का नहीं बचा, भौतिक रूप से किसी काम का नहीं बचा, तो उस बुजुर्ग शरीर का, बूढ़े शरीर का भी सदुपयोग ज्ञान के लिए किया जाए। तो ये सच्चाई है कि मैं नहीं मरता, शरीर मरता है। निर्णय पूर्वक खाना बंद कर दिया और धीरे धीरे शरीर 25, 30, 50, 90 दिन में मर गया। शरीर मर गया और मैं हूं, मैं शरीर के मरने का दृष्टा हूं। उसी क्षण में अमर हो गया। अद्भुत देश है ये। भाई साहब देखो, ऑन किया, देखो। हेलो, सब कंट्रोल तुम्हारे पास है। तो अगर कोई इंसान गलती से पहाड़ से नीचे गिर जाता है, उसका शरीर मान लो कि नहीं इतना वियर टियर हुआ, तो वो और इच्छा है उसमें जीने की, फिर भी मर जाता है या फिर वो जिंदा रहता है? मतलब तो शरीर के नियम से मरेगा। अगर वियर टियर ज्यादा हो गया तो छोड़ना ही पड़ेगा। और तो अगर जीवन जिस क्षण ये पहचान लेता है कि अब ये शरीर काम का नहीं रहा, अब ये शरीर नहीं चलेगा, उसके बाद ही शरीर को छोड़ता है। जैसे एक बढ़िया घटना है, जितने लोग ऊंची बिल्डिंगों से कूद के, अब क्या बोलूं, अब मैं आत्महत्या बोलने में मेरा चल नहीं रहा है। आत्मा मरती नहीं तो आत्महत्या कैसे हो सकती है? तो शरीर हत्या करते हैं। जितने लोग ऊंची बिल्डिंगों से कूद के शरीर हत्या करते हैं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है वो नीचे जमीन को टच करने के पहले मर चुके थे। तो क्या हुआ? जीवन दुखी होना चाहता नहीं है, ये आवेश में कूदा तो दिया, अब जमीन से टकराएगा धम्म से, उसके पहले ही एग्जिट कर जाता है। तो शरीर मरा हुआ जमीन से टकराता है तो हड्डियां अलग तरीके से टूटती हैं, और जिंदा आदमी जमीन से टकराता है
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि पहले मरा था कि गिर के मरा है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं सोचता हूँ 10 मिनट रुक जाओ, कोई विशेष बात नहीं है तो। भूल जाऊंगा, वही डर मुझको भी है। सॉफ्टवेयर कमजोर हो गया, थोड़ा बोलने की आदत हो गई। हाँ, ये बात ठीक। अभी ये झूले वाली जो बात कही थी, वो झूला जो नीचे से ऊपर आता है, मैं उस झूले में बैठ गया हाँ, और ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं इस शरीर के साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ शरीर से? यदि वास्तव में हो गई तो निकल सकते हैं, उतनी तीव्र इच्छा हो जाए। वो कैसे पता लगेगा? वो तो कूदने टाइम पता चल रहा है ना, वहाँ हो नहीं रही है उतनी तीव्र। अभी लग रहा है कि अभी कोई संकट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये बाकी को बार बार ऊपर नीचे आते लेकिन जैसे ही झूला ऊपर से नीचे आता है तो शरीर ग्रेविटेशन से नीचे गिरता है। मैं केवल साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं साथ साथ बना हुआ हूँ, और उस गति का मुझको अभ्यास नहीं है, तो थोड़ा सा भी मिसमैच होता है, उसका नाम वो पूरे शरीर में सिहरन सी हो जाती है। थोड़ा सा भी मैं रोज रोज उसी झूले में झूलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जीवन और शरीर का जो तालमेल है उसको बनाए रखने की प्रैक्टिस मेरे को हो गई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि ऊंची बिल्डिंग से कूदा, वो स्पेस शटल ऊपर जाती है ना, रॉकेट ऊपर जाता है, चांद वांद पे जाते हैं, तो चांद पे रॉकेट जाता है तो 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर उठता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पिछले शिविर में कैलकुलेट किया था तो लगभग 40,000 किलोमीटर आया था, कैलकुलेट करके देख लेना। एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं तो 40,000 किलोमीटर पर आवर। हम जिस एरोप्लेन में जाते हैं वो हार्डली 800 किलोमीटर को छूता है। सुपरसोनिक बोलते हैं 2500 किलोमीटर को छूता है ना। 40,000 किलोमीटर किसको बोलते हैं? वो भी कुछ सेकंड में उस गति को गेन कर लेता है। अब यदि उसको प्रैक्टिस नहीं होगी उस गति का, तो क्या होगा? जब झूले में यह हाल है, जिसकी गति हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस समय में होती होगी, तो पता चला शरीर ऊपर चला गया, जीवन वहीं बैठा रह गया, लॉन्चिंग पैड पे बैठा रह गया है। ऐसा हुआ है? अच्छा, नहीं बचा पाए। अच्छा, हाँ, अब ऊपर गया तो बोले मर गया रास्ते में। कैसे मर गया? तो मर यही गया कि उस गति को वो पचा नहीं पाया। देखो, साइकिल पे उल्टा मुंह करके बैठ जाओ, मोटरसाइकिल पे, तो कैसा होता है? और बचपन से ही उल्टे बैठे तो कैसा होगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस गति का, तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, सारी चीजें क्या हैं? जीवन और शरीर के तालमेल को पहचानने का नाम सीखना है। जीवन और शरीर के तालमेल को पहचानने का नाम सीखना है। चाहे मैं तैरना सीखूं, चाहे मैं गिटार बजाना सीखूं, चाहे मैं डांस करना सीखूं, चाहे मैं रोटी बनाना सीखूं, चाहे मैं गाना सीखूं, जितने भी सीखने वाले काम हैं सारे क्या हैं? दूसरे को डांस करता हुआ देखते हैं, अपने चित्रण में वो स्टेप आ जाता है, और मैं करना शुरू करता हूं तो लगता है इससे खराब और कुछ हो नहीं सकता। तो क्या चीज है? जीवन में जो स्वीकृति आ गई है, शरीर उसके अनुसार नहीं हिल रहा है। आजकल वो बच्चे डांस करते हैं ना टीवी में, तो ऐसा लगता है कि शरीर है कि प्लास्टिक है। ठीक? तो इसका अर्थ ये हुआ कि बोलना भी जीवन, बोलने में क्या कर रहे हैं? बोल बेटा पा, इतना बड़ा मुंह फाड़ने की क्या जरूरत है? तो बच्चा देखता है कि इतना बड़ा मुंह फाड़ा, ये आवाज आई, दोनों को मिलाया, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश किया, तो बेसिकली जीवन और शरीर का तालमेल है। तो इस तरह हमने पहचाना कि इन तमाम घटनाओं में
भारत में एक और बढ़िया घटना लोग कोट करते हैं कि 95% सांपों में भारत में जहर नहीं है और सांप काटने से 95% लोग मर जाते हैं। अभी पिछले शिविर में, एक सेकेंड, पिछले शिविर में किसी ने, गंगोत्री में शिविर अभी किया था, वहाँ किसी ने शेयर किया कि अमेरिका में जो वो मृत्यु दंड देते हैं, डेथ सेंटेंस देते हैं, वो इलेक्ट्रिक चेयर पे देते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो किसी साइकोलॉजिस्ट को प्रयोग करना था, तो उसने सरकार से परमिशन लेके उसके साथ में प्रयोग किया। तो उसको कहा कि ये कोबरा सांप उसके सामने दिखाया कि तुमको इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं मारेंगे, तुमको ये सांप काटेगा और इस सांप से तुमको मौत देंगे। तो कोबरा सांप दिखा दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी, और जैसे कोबरा के दांत हैं उसी तरह से 2 पिन उसको वैसा ही चुभाया और वो मर गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर भी मिला। ठीक हो गया? इसका मतलब जीवन ने जैसा मान लिया कि मेरे को सांप ने काटा है, हमारी जिंदगी में हमने जैसा मान लिया, मैं किसी के घर गया और उसने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब वो मेरी इज्जत नहीं करना है, मतलब आज के बाद संबंध खत्म, तो आज के बाद घर नहीं जाऊंगा। और 10 साल बाद पता चला, 10 साल बाद पता चला उस दिन उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था, इसलिए आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। लेकिन जैसा मान लिया वैसा असर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में मानने का जो असर है, जीवन में शरीर के साथ होने की जो ट्रेनिंग है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, हाँ जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, माइक। जीवन, सर प्रणाम सर। जीवन और शरीर का तालमेल। सोम भाई, सर बोलने से कोई रिश्ता नजर नहीं आता है। सोम भाई, बड़े भाई साहब जी। सुधीर, जयपुर से। जीवन और शरीर के तालमेल को का नाम सीखना है। तो जो लोग अच्छा सीखते हैं वो अच्छा जीते हैं? नहीं, ऐसा है वो क्या? अच्छा जिंदा रहते हैं। अच्छा जिंदा रहते हैं। सीखना तो का काम जिंदा रहने के अर्थ में। तो जीवन सीखने में इन्वॉल्व है ना? जीवन सीखने में इन्वॉल्व है। जिसका जिस चीज में मन लगता है, शरीर को चलाने वाली चीज मन है, तो सारा मामला चाहे सीखने का है चाहे समझने का है, जिसमें मन लग गया उसमें नैया पार। मन ही जीवन है। मन वो ताकत है, मन को चलाने वाली चीज, मन शरीर को चलाता है जी। मन को चलाने वाली चीज वृत्ति है, वृत्ति को चलाने वाली चीज चित्त है, चित्त को चलाने वाली चीज बुद्धि है, बुद्धि आत्मा के प्रकाश में है, और आगे भी कुछ है, उसकी चर्चा कल करेंगे। जी, धन्यवाद सर। हाँ जी। तो क्या पता चला? आप मेल नहीं हो, आप फीमेल भी नहीं हो। कितने लोगों, रुक जाओ, कितने लोगों को इसमें कोई फीलिंग आती है? मैं ना मेल हूं ना मैं फीमेल हूं। कोई फीलिंग आता है उसके बाद? लॉजिकली ठीक लगता है, लेकिन क्योंकि ये दृष्टिगोचर नहीं है, ज्ञान गोचर है, ये अनुभूति में आएगा। शब्दों से केवल सूचना मिलती है, तो शब्दों से इतनी ही सूचना मिलती है कि इस तरफ ध्यान देना है। तो हाँ जी बोलिए। हमने जैसे सीखा कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, तो फिर ये मोक्ष क्या चीज़ है? मोक्ष क्या चीज? भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष, दुख से मुक्ति ही मोक्ष, सशरीर मोक्ष। मरने के बाद मिला तो किसने देखा? मतलब इसका मतलब जैसे हम पैरानॉर्मल पावर्स को देखते हैं, पैरानॉर्मल मतलब भूत प्रेत हो गया, डाक जो हो गया, वो तो मोक्ष नहीं है। वो नहीं, तो उनके अंदर जैसे हम बहुत बार हम देखते हैं कि
कभी नॉर्मल दिख जाती है, किसी के अंदर कोई एक पैरानॉर्मल पावर आ गई तो उनकी अजीब सी इच्छाएं होती है, जैसे उनको कुछ खाना है, शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है। और जैसा चेतना का स्तर होता है वही करेगा, और क्या करेगा। तो फिर उन सबसे सब शरीर भी वही करता है, उसके बाद भी वही सब करता तो उन सबसे मुक्ति पाना ही मोक्ष होगा। और इतना गिरा हुआ मोक्ष नहीं है। जाने दो, अभी पहले अपनी जिंदगी में बात करते हैं। ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो इतनी सारी क्लैरिटी, इतनी सारी बातें करके क्या क्लियर हुआ? लिख डालिए क्या समझ में आया। इतनी सारी चर्चा करने का एकमात्र मतलब इतना ही है कि आप ओरिजिनल ऑब्जर्वर हो जाएं, ओरिजिनली अपने भीतर ऑब्जर्व कर पाएं, छोटी छोटी घटनाओं को ऑब्जर्व कर पाएं, अपने को बोलते समय, सुनते समय, है ना, मैं हूँ, मैं जीवन हूँ, ये शरीर अलग है, इसको हम फील कर पाएं, इसको हम समझ पाएं। लिख डालिए क्या समझ में आया। और आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो तो बताएं। हाँ जी, लिख डालिए क्या समझ में आ रहा है, कैसा आपका ध्यान जा रहा है। हाँ जी, माइक 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 हेलो है, हेलो पहुंच गया। हाँ भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं काफ़ी समय से निर्वाण षटकम पढ़ती थी। हाँ, और मुझे आज उसका मीनिंग पता हुआ कि जब हर एक स्टेप में हम बोल रहे हैं उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या हुआ, कि मुझे आज उसका ज्ञान हुआ इतने सालों से पढ़ते हुए। और दूसरी चीज़ ये तो मुझे एक अपना रियलाइजेशन हुआ। दूसरा, मुझे कुछ प्रश्न है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि इंसान मर रहा है, मतलब हम जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद हम फील करते हैं कि हमने शरीर छोड़ दिया, हमने अपने मन से स्वीकार किया कि हमने सब नहीं करेंगे। जिसकी चेतना का मतलब इतना ही है कि जैसा चेतना का स्तर होगा वैसा समझ पाएगा, वैसा देख पाएगा, वैसा बोल पाएगा, वैसा सुन पाएगा। अपनी चेतना के स्तर के जो ऊपर है उसको ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना अभी देख सकता है। तो हम में से, जैसे इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, अभी भी अपने परिवारों में रहते हुए हम मानव को कहाँ देख पा रहे हैं? हम शरीर को ही देखते हैं, शरीर की आवश्यकता पूर्ति की बात करते हैं, शरीर के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसा इकट्ठा के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं या जो भी मेहनत करते हैं। यदि उससे बियॉन्ड मेरी स्थिति नहीं है देखने की, तो उससे ऊपर की बात सुनाई भी देती है तो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, ऐसे अभी वर्ग मिलेगा। ध्यान देता हूँ तो सुन पाऊंगा, तो मैं उतना ही सुन पाता हूँ जितनी मेरी चेतना का स्तर है, सशरीर भी बिना शरीर भी। अच्छा, तो अगर मेरा चेतना का स्तर बढ़ जाता है तो अगर मैं अपना शरीर छोड़ती हूँ तो मैं शरीर छोड़ने के बाद अपने आप को देख पाऊंगी? बिल्कुल, अपने को भी, बाकी लोगों को भी, दूसरे अशरीर जीवन को भी। तो फिर मुझे तो कष्ट होगा ना? गई भैंस पानी में। नहीं, मतलब इतना देखने की ताकत आ जाएगी तो मृत्यु एक घटना है ये स्वीकार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। ये मेरे, अगर उस चेतना के लेवल में मैं पहुंच गई तो। दूसरा, जैसे आम समय में अभी हमारे साथ कभी हम घटना में सुनते हैं, जैसे समझिए कि अर्थक्वेक आया या ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, अकस्मात हो गया, उस समय में हमारे मन वो स्थिति, ये जो हमारी गैप की स्थिति है, वो स्थिति कहाँ होती है? चलो, अभी क्या है कि शरीर के बियॉन्ड वाले पार्ट में जाएंगे तो वो रहस्य में जाना शुरू हो जाएगा और उसमें सबके पास बहुत मज़ा आता है बात करने में, तो उधर अभी नहीं जाएंगे। तो पहले मानव हैं उसको समझ लेते हैं।
हाँ जी, बोलो। हेलो। हेलो जी सर, एक क्वेश्चन था। जैसे अपने बात हुई कि मैं और शरीर अलग है और भाव विचार क्रियाविधि निरंतर है, तो मैं भी अमर हूँ, है ना। पर ये तो कहीं ना कहीं मानने वाली बात हो गई कि क्रियाविधि निरंतर है तो मैं भी निरंतर हूँ। ठीक है, जानने के लिए दम लगाओ, जानने के लिए मतलब कैसे, क्या होगा? अध्ययन करो। अध्ययन। ओ, सुनने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। तो भी मतलब एक किस दिशा में जाना है उस चीज का? चलते हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं। सर। हाँ जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ साहब इधर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सोम भाई नाराज तो नहीं हो रहा? मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं है, बस मैं जो बोलूँगा आप भी नाराज मत होना। नहीं नहीं, मैं नहीं होगा। वो मैंने अपने वो योग दर्शन को तो अलग रख दिया है, मैं तो हाँ। यही समझ रहा हूँ अब। बहुत अच्छा किया। ये जो शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर जो आपने बताया है, हाँ चेतन, हाँ किसी का एक्सीडेंट होके और एक टांग टूट गई, हाँ, तो उस टूटी हुई के अंदर जो चेतना थी फैंटम लेग। उसका क्या होगा? देखिए ये जो एक मेडिकल साइंस में एक टर्म यूज करते हैं, फैंटम लेग। फैंटम लेग का मतलब है कि मेरी टांग इतनी कट गई ट्रेन से, ठीक, अब इसके नीचे की टांग नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ दर्द होते रहता है, जो है नहीं वहाँ से दर्द का एहसास आता है। इसको फैंटम लेग बोलते हैं, भूतिया टांग, ठीक। तो अब समझ में आ गया कि क्या हो गया, कौन सी टांग कट गई, हार्ड मांस वाली। यदि टांग कटने का स्वीकृति वैसा नहीं है तो जीवन में वो, जीवन रूप में तो वो बना ही हुआ है, तो एहसास कहाँ से आ रहा है? तो जीवन में जो वो स्वीकार नहीं हुआ है, तो उससे जो दर्द का एहसास है वो चित्त में कहीं अटका है। जैसे अभी हमारी एक मित्र के यहाँ एक बाई उनके यहाँ सालों से काम करती थी, कुछ दिन पहले उसकी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के समय में घर परिवार में जो भी कुछ, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुआ उसको। वॉमिटिंग ज़्यादा होने से सोडियम पोटेशियम कम हो गया, उसकी वजह से मानसिक जो ब्रेन का है फंक्शन वो गड़बड़ाया। तो अब वो डिलीवरी तो हो गई संयोग से, और माँ बेटी दोनों बच गए, बच्चा तो भी बच गया, लेकिन उस क्षण में जो उसका पेन था डिलीवरी का, वो चित्त में अटक गया है। अब उसकी मेमोरी में वो पेन बना हुआ है, तो लेटे लेटे अभी भी वो वैसी करवट बदल रही है कि जैसे उसको पेन हो रहा है। तो चित्त में कोई चीज़ अटक गई तो वो पेन के रूप में वही एहसास देती है, मेमोरी में जो अटक गया। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जीवन और शरीर के बीच में जो क्लैरिटी रहनी चाहिए, जो क्लैरिटी होने की आवश्यकता है, वो क्लैरिटी वहाँ पे नहीं है। इतने ही बात है। धन्यवाद। सर, जीवन और शरीर के बीच में क्लैरिटी, तो उसी का नाम चेतना है कि वो ऊपर नीचे स्तर? हाँ, जीवन के बीच में क्लैरिटी का मतलब है कि फिर जीवन के होने का स्वरूप, जीवन की जागृति का स्वरूप, और फाइनली परम जागृति पूरा हो जाए, इसका नाम चेतना, मानव चेतना है, या तो जीव चेतना है। या तो स्वयं को शरीर मान के जिएगा, या स्वयं को मानव के रूप में पहचानेगा और अपने होने के पर्पस को पहचानेगा और उसको पूरा करेगा। सर, एक रियलाइजेशन भी हुआ थोड़ा, एक थोड़ा माइक देते दिनों के, माइक पर नहीं पकड़ते हो ठीक से, ऐसे पकड़ो। हाँ, एक सत्य भी उजागर हो गया, थोड़ा और पास में। इससे एक सत्य भी उजागर हो गया, और एक क्वेश्चन भी आ गया। हाँ, कि सत्य ये उजागर हुआ कि हम इच्छा से कोई भी चीज़ करते हैं, हमारा मन या फिर मैं खुद इच्छा से करता हूँ, तो ये पता चल गया कि इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है हमारी खुद की, वही हमारी मृत्यु और जीवन को नक्की करती है। जिंदा रहने के धरातल पर इच्छा शक्ति ही इच्छा शक्ति है, उसके बाद संकल्प शक्ति है, उसके ऊपर जागृत होते हैं तो उसके ऊपर, है ना, आत्मशक्ति है। और एक ये सवाल भी आया कि जो ये मतलब जो गति करता है शरीर के अंदर, आपने जो बताया हॉरिजॉन्टल वर्टिकली,
मतलब वो अपने आप में क्या है, मतलब वो एनर्जी है या फिर ये परमाणु आपने बताया वो क्या है हाँ, मतलब? तो बेसिकली एक भारहीन चीज है। तो भारहीन चीज है तो वो पुंजाकार शरीर भार वाला होगा कि भारहीन होगा? भारहीन ही होगा। और वो इच्छा विधि से चलता है, इच्छा गति से चलता है। कितना चल पाएगा? जितनी चेतना का स्तर होगा। भ्रमित मानव का मूवमेंट कितना होगा? एक प्लेनेट पे होगा, है ना। एक लेवल तक इवोल्व मानव का मूवमेंट किसी ब्रह्मांड में होगा, पूर्ण इवोल्व मानव का मूवमेंट पूरे ब्रह्मांड में होगा। तो इच्छा गति से और शरीर के बिना जीवन पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल कर सकता है, एक क्षण में एक गैलेक्सी पार। इच्छा शक्ति से? इच्छा शक्ति, इच्छा पूर्वक, इच्छा गति से चलता है। इच्छा गति मतलब कितनी गति? अनलिमिटेड गति। तो वो इच्छा शक्ति बढ़ाए कैसे? समझने से। भाई साहब, अभी मैं ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, तो मैंने डॉक्टर बीके शर्मा मेरे पास बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा ज़्यादा पूछता हूँ तो लोग सोचेंगे कि तो इन्होंने बड़ा प्रभाव में आ रहे हो, आपका निराकरण तो पूछने से ही होगा, हो सकता है आप पूछने से सबका भला भी कर दो, तो इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ पूछने के लिए। थोड़ा माइक ठीक से। जी हाँ, कुछ बैटरी की प्रॉब्लम है माइक में भैया। जी जी, ये समाधि में रहते हैं। समाधि में है। एक छोटी सी शेयरिंग है बचपन की, और हाँ हाँ जी, ठीक है, कोई थैंक बात, यू, कोई थैंक बात, यू, ठीक। थैंक यू। आ रही है आवाज़? बीच बीच में गैप आ रहा है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, एक तो अभी जो पढ़ा ना, तर्क तो ठीक है, पर समझना भी, अनुभव होना बाकी है। एक बात यह है, आगे शायद हो जाएगा। एक दूसरा यही कि जीवन कहाँ है और उसे कैसे देखें, ये आएगा, ये प्रश्न रहेगा, हो सकता है आगे समाधान हो जाए। एक छोटी सी शेयरिंग है। हाँ, डबल माइक ऑन है। हाँ जी, कोई दूसरा माइक ऑन नहीं है, चेक कर लीजिए। हाँ, उसको बंद कर दीजिए प्लीज़। रेड वाला माइक ऑन है। हाँ, तो शेयरिंग कर लूँ सर? एक है भाई, एक शेयरिंग कर लूँ, छोटी सी शेयरिंग है। शेयरिंग, हाँ। 15-16 साल की उम्र के आसपास मैं गया था भरतपुर अपने एक मित्र के घर पे। भरतपुर गया था, और उसके दादाजी थे चंद्रभान जी चौबे। आवाज़ बीच बीच में ठीक नहीं आ रही, माइक बदलिए। हाँ, बैटरी हो सकती है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मेरी गलती है। तो 15-16 साल की एज में भरतपुर गया था अपने एक मित्र के ददीहाल दादाजी के यहाँ। उसके दादाजी थे चंद्रभान जी चौबे, बड़े प्रसिद्ध खूंखार व्यक्ति थे, मोहल्ला डरता था उनसे। उनका एक पूजा घर हुआ करता था। उस पूजा घर में पूजा का कमरा, उस पूजा घर में किसी को अनुमति नहीं थी उनके आसन पर बैठ करके पूजा वगैरह करने की। मेरी बड़ी इच्छा हुई तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं यहाँ बैठ के भगवान का थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ, इसमें है क्या? तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। जा कर के बैठा और थोड़ी देर बैठा, वहाँ एक दीपक जल रहा था। मैं उस टाइम त्राटक किया करता था, 25 साल से पहले काफ़ी पवित्र आत्मा था और काफ़ी अपने अच्छे काम करता था। तो वहाँ पर दीपक जल रहा था तो त्राटक किए। त्राटक में करीब 20-25 मिनट का मुझे ध्यान है कि आंखें झपकी नहीं और चलती रही। उसके बाद मुझे टाइम का बहुत नहीं रहा कि कहाँ क्या सोच रहा हूँ, कौन से भगवान को पूज रहा हूँ, क्या नहीं। और एक समय सा हो गया, बाहर आया तो वापस आने पर दादाजी ने मुझे बड़ा प्यार किया, जो कि कुख्यात थे सबसे नाराज़ होने के लिए, और बड़ा आशीर्वाद वगैरह दिया। समझ में कुछ नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुझे कभी ना कभी इसका कभी ना कभी अनुभव होगा, इस तरह से। तो उनके जो हमारे जो ताऊजी थे, उन्होंने कहा 55 साल की उम्र तक मुझे कभी शासन पर बैठने नहीं दिया, लेकिन तुझे बैठने दिया। 55 साल की उम्र तक मुझे कभी अनुमति नहीं मिली यहाँ बैठने की, लेकिन तुझे बैठने दिया, तुझ में कुछ बात है। तो ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियाँ हैं। तो क्या वो अनुभूतियाँ ये वही जीवन की अनुभूतियाँ हैं या कुछ और है? कैसे समझेंगे इस चीज़ को? उसी को छूता है जी, धन्यवाद सर। हाँ जी, चलिए। भैया यहाँ हाँ, मैं ये समझ पाई हूँ कि मैं शरीर से अलग हूँ। ये माइक को ऐसा पकड़ते हैं जैसे दिया पकड़ रखा हो।
ऐसे मैं शरीर से अलग हूँ हाँ। और मैं बाहर जाके मेरे शरीर को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। अगर हाँ। ये खाली ऑब्जर्व ही कर सकती हूँ तो फिर कंट्रोल कैसे होगा शरीर मन बाहर से? जाने की जरूरत नहीं है, आप शरीर के साथ रहते हुए ही शरीर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। और दूसरी एक बात, अगर ये फ्लो हो रहा है, मीन्स ये कोई एक सॉलिड चीज़ नहीं है, एक फ्लूइड है, अगर वो फ्लो हो रहा है तो कहीं पे तो रेजोनेंस की स्थिति आ सकती है। समझा नहीं मैं? कहीं पे भी वो फिर ये फ्लो हो रहा है तो वाइब्रेट हो रहा है, कहीं उसका मूवमेंट हो रहा है, तो कहीं ऐसी चीज़ आ सकती है कि वो किसी और चीज़ से वैसे ही वाइब्रेट हो और रेजोनेंस की स्थिति आ सकती है। नहीं, ये सब आपकी भौतिक कल्पना है। ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी किसी मैं के साथ वो इतना मीन्स सिमिलर। हाँ, दूसरे किसी मैं के साथ में फ्रीक्वेंसी मैच करती है, हाँ, तो कोई अनुभूति, कोई आदान प्रदान हो सकता है, अच्छा, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, आपस में बातचीत कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, अभी भी जीवन ही जीवन से बात करता है। हाँ, शरीर माध्यम ही तो है, हाँ, बात तो जीवन ही करता है। क्या बात करनी है ये भी जीवन ही तय करना है, हाँ, और कब बंद करना है ये भी जीवन ही तय करता है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, पूछ लूँ सर मैं? हाँ बोलिए बोलिए। सर एक चीज़ तो ऐसी है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो हमको सहज शरीर जीवन दिख रहे हैं तो मतलब बिना शरीर के भी हों? और मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसके पीछे एक लॉजिक है कि मैं मतलब जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे थे तो मैं एक बिल्डिंग में गया, वहाँ देखा तो मुझे थोड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी। फिर एक और जगह गया, वहाँ भी ठीक नहीं लग रहा था, जबकि वहाँ ज़्यादा सुविधाएं थी, सब कुछ था, सस्ता था। फिर एक और जगह गया तो वहाँ पर ऐसा लगा अपनेपन का एहसास हुआ, जबकि मैं अकेला ही था वहाँ पर। तो क्या ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि कोई जीवन है जो कनेक्टेड है जिससे मैं अपनेपन को फील कर पाता हूँ? ऐसा कुछ होता है क्या, जिसको हम वाइब्स कहते हैं? होता है वैसा जी। सोम भाई, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेडिटेशन? उस वक्त जो स्टिलनेस महसूस होता है, इज इट रिलेशन विद द जीवन? हाँ, तो कुल मिला के जो विचारों का कंफ्यूजन है, या जो विचारों की गति है, या जो विचारों में सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है, या कोई आवेश है, तो थोड़ी देर हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो सेटल होना शुरू हो जाता है। तो विचार ही सेटल हुए, तो कुल मिला के जो कुछ हो रहा है मूलतः जीवन में ही हो रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ूं? हाँ जी, माइक के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं। सर एक तो आपने जो बताया वो व्हील जाइंट व्हील होता है, ऊपर से जब हाँ। फ्री फॉल हो के नीचे आते हैं हम लोग, तो नाभि में ही क्यों होता है और कहीं किसी और बॉडी में क्यों? क्योंकि part में? पूरा दोनों का एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन की जगह सेंटर पॉइंट है। शरीर जीवन के साथ जो कनेक्टेड है, जीवन और शरीर का जो कनेक्शन है वो वर्किंग तो ब्रेन के थ्रू है जी, लेकिन जो पूरा दोनों का सिंक्रोनाइजेशन है वो बेसिकली नाभि है। ओके। तो ऐसा। और एक और बचपन में बहुत होता था कि रात में सो रहे हैं, सपने में ऐसी जस्ट ड्रीम्स आते थे और एकदम से लगता तो ऊपर से फ्री फॉल हुआ और एकदम मतलब भड़बड़ा के आप उठे। मतलब ये बचपन में काफ़ी होता था। ये क्या चीज़ है? आपको ही समझना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अभी होल्ड पे रखते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, ये जो शरीर यात्रा पूरी हो जाती है और मैं रह जाता हूँ, मेरे साथ सूक्ष्म शरीर होता है, आपने जो बताया इसके लिए, तो दूसरा मेरे साथ सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, मैं ही सूक्ष्म शरीर होता हूँ। उसके साथ रहता हूँ, तो नया शरीर प्राप्त होता है बाद में? आपकी चॉइस है। हाँ, मगर एनिमल कॉन्शियस में जो रहे तो एनिमल में जाते हैं या मनुष्य में जाते हैं? वो भी आपकी चॉइस है। हाँ, तो अभी 700 करोड़ लोग हैं, अभी सभी प्रजातियां तो नष्ट हो रही, तो क्या सब लोग एनिमल कॉन्शियस से बाहर है? आचरण देख के नहीं समझ में आता है। वही बोलता हूँ मैं। हेलो सर। हाँ जी। सर जो ये मानव की प्रक्रिया है ये पूरी, वो सेम पशुओं में भी होती है क्या? अभी रुक जाओ तुम।
बैठिए। हाँ जी। मेरा सवाल है, हाँ। औरा सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर का हिस्सा है? सूक्ष्म। तो फिर शरीर का जो आकर्षण रहता है वो सूक्ष्म शरीर का जड़ शरीर की ओर रहता है, स्थूल शरीर की ओर रहता है, या स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर की ओर रहता है? भ्रमित मानव में सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से आकर्षित रहता है, जागृत मानव में सूक्ष्म शरीर जागृति से आकर्षित रहता है। हाँ जी, एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, है ना। आदरणीय नागराज जी कभी कभी कुछ शेयर कर लेते थे तो वो चीज़ें भी ध्यान आ जाती हैं। तो एक तो ये ध्यान देने लायक बात, भाषा से भी हमारा बहुत कुछ ध्यान चला जाता है। जैसे मानव चलता है, जीवन बहता है। क्या समझ में आया? मानव चलता है, जीवन बहता है ना। तो जीवन तो शरीर के साथ बना हुआ है, भारहीन वस्तु है, उसको चलना वलना नहीं है, वो तो इच्छा गति से शरीर के साथ बना हुआ है। तो जीवन केवल शरीर के साथ, मैं केवल शरीर के साथ बना हुआ हूं, शरीर को चलाता हूं, है ना जी। तो शरीर भौतिक वस्तु है, तो एक पैर उठाता हूं, दूसरा रखता हूं, और मैं केवल शरीर के साथ बना हुआ हूं। जी ठीक है, एक ध्यान जाने की बात है कि कैसे ध्यान चला जाए। दूसरा, एक और अच्छी बात, कभी बच्चे को चलते देखा है और बड़े को चलते हुए देखा है? दोनों में क्या फर्क है? बच्चा चलता है तो कैसे चलता है? ठीक। बड़ा कैसे चलता है? जैसे बड़ा वजन लेके जा रहा हो। तो बच्चा ऐसा क्यों चलता है? तो एक तो ये कह रहे हैं कि जिस समय शरीर छूटता है, मानव जिस शरीर को चला रहा होता है उसी शरीर के पुंजाकार स्वरूप में होता है, और उसको देखकर पहचाना जा सकता है कि ये लेखा है। तो लेखा जीवन रूप में भी ऐसे ही पहचान में आ जाएगी, जब शरीर नहीं होगा तब भी। फिर कोई दूसरा शरीर चलाना शुरू किया। जब दूसरा शरीर चलाना शुरू किया तो शरीर गर्भ में कितना बड़ा है? इतना बड़ा। तो वो 6 फुट का पुंजाकार बच्चे के स्वरूप में हो गया। अब बच्चे के शरीर सहित बच्चा बाहर आ गया। अब ये 6 फुट के पुंजाकार को 80 फुट का शरीर, 80 किलो का शरीर चलाने की आदत है। 60 किलो, 80 किलो, 100 किलो, और मिल गया इसको 5 किलो का, तो उसके साथ मजे लेता रहता है। ठीक। तो ये तमाम घटनाएं केवल इसलिए सुनने सुनाने की बात है कि मेरा इस बात पे ध्यान चला जाए कि चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं बाथरूम में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैं सोच रहा हूँ, चाहे मैं काम कर रहा हूँ, हर क्षण मेरा ध्यान इस बात पे जा सकता है कि मैं जीवन हूँ, और ये मैंने निर्णय लिया, और ये मैंने शरीर को उसके अनुसार चलाया। तो हर घटना में धीरे धीरे हमारा ध्यान जाता रहेगा, और इसको ऑब्जर्वेशन हम ले पाएंगे कि हाँ, मैं हूँ और इस शरीर को चलाता हूँ। इसके साथ अब और इसको आगे देखें। देखिए, अब थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा व्यवहारिक घटनाओं में आते हैं। जब भी जीवन किसी शरीर को चलाएगा, जब भी जीवन शरीर को चलाएगा, इसका मतलब है कि जीवन के संकेतों का प्रसारण ब्रेन पे हो सके और ब्रेन से शरीर को चलाया जा सके। तो बेसिकली ब्रेन तो जीवन के संकेतों का प्रसारण ब्रेन के थ्रू शरीर पे होता है,
और शरीर का सिग्नल ब्रेन के थ्रू जीवन तक पहुंचता है। तो ब्रेन की क्या भूमिका हुई? तो जीवन के सिग्नल को शरीर तक पहुंचा दे और शरीर के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा दे। जब जीवन कह रहे हैं तो मन इसका इंटीग्रल पार्ट है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा। साइंस ये मानता है कि ये मन जीवन कुछ नहीं होता है, ब्रेन ही शरीर को चलाता है। ठीक बात? ये मन और जीवन कुछ नहीं होता है, ब्रेन ही शरीर को चलाता है। तो दो छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल है मच्छर काटा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी ने गाली दिया। मच्छर टांग पे काट सकता है, गाली तो कान में ही पड़ेगी। तो मच्छर ने काटा तो क्या क्या होगा? मच्छर ने काटा तो क्या होगा? तो मानव में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आप में से 50% लोगों को कर्मेंद्रियां मालूम नहीं होगा। कितने लोगों को कर्मेंद्रियां पता है 5 कौन कौन सी होती हैं? कितने लोगों को नहीं पता है? हाथ करें कि 5 कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं। ये देखो, मोर देन 70%। कर्मेंद्रियां पता है? ज्ञानेंद्रियां, आँख नाक कान 5 सेंसेस, ये सबको पता रहता है। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है वो लिख लीजिए ताकि आपका ध्यान बना रहे। कर्मेंद्रियों का मतलब है जिनसे हम कर्म करते हैं। तो बेसिकली ज्ञानेंद्रियां इनपुट सिस्टम है और कर्मेंद्रियां आउटपुट सिस्टम है। और ब्रेन प्रोसेसर है। ज्ञानेंद्रियां जैसे कंप्यूटर होता है ना, इनपुट आउटपुट, तो ज्ञानेंद्रियां इनपुट सिस्टम है, कर्मेंद्रियां आउटपुट सिस्टम है और ब्रेन प्रोसेसर है। इतनी कहानी है बस। इनपुट आउटपुट ठीक काम कर रहा है तो आदमी स्वस्थ है। हाँ जी, आगे चले। तो 5 कर्मेंद्रियां मतलब हाथ, पैर, बोलना, प्रजनन तंत्र, विसर्जन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम। प्रजनन तंत्र, विसर्जन तंत्र, बोलना, हाथ और पैर, इन 5 चीजों से हम कर्म करते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों से हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं। इनपुट आउटपुट, बीच में प्रोसेसर जैसी चेतना है। मच्छर काटा, क्या होगा? मच्छर काटने से स्किन से सूचना ब्रेन तक गई, स्किन से सूचना ब्रेन तक गई, जीवन तक गई या ब्रेन तक गई और ब्रेन से सीधा एग्जीक्यूट हो गया, साइंस ऐसा बोलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मच्छर काटा, मच्छर काटने से वो सूचना नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन तक गया और ब्रेन से वापस एग्जीक्यूट हो गया। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मच्छर काटने की सूचना जीवन को गई,
जीवन से वो सूचना ब्रेन को आई और ब्रेन से वो वापस कि क्या करना है। दो संभावनाएं हैं। अब पहली बार में जिसको मच्छर काटा वो जैन परंपरा से था। यहां जैनी कितने लोग हैं? जैन परंपरा से, ठीक है। पक्का जैनी होगा तो क्या करेगा? सोते समय भी मच्छर काटेगा तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर काम करेगा कि नहीं करेगा? अहिंसा परमो धर्म, ठीक। क्या आदेश आएगा जीवन से? मारना नहीं है। तो ये उड़ा दो ताकि आगे भी उड़ता रहे। एक सूचना। यदि पक्का जैनी होगा तो सोते समय भी सॉफ्टवेयर काम करेगा कि नहीं करेगा? जैसा हमने माना है वो काम करेगा। अब दूसरी बार में जिसको मच्छर ने काटा, मच्छर का दुर्भाग्य, वो सरदार था। अब क्या होगा? आदेश वही आया, उड़ा दो, और ये उसकी अंतिम उड़ान थी। इसका मतलब मच्छर काटने जैसी छोटी सी घटना में भी हमारा बिलीफ सिस्टम पूरा काम करता है। अब सवाल ये है कि ये जैन, ये बौद्ध, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये सॉफ्टवेयर ब्रेन में रहता है कि ये जीवन में रहता है? यदि ये सॉफ्टवेयर ब्रेन में होगा, ब्रेन मतलब केमिकल, केमिकल पे केमिकल का प्रभाव ज्यादा होगा कि विचार का प्रभाव ज्यादा होगा? केमिकल पे केमिकल का प्रभाव ज्यादा होगा। तो यदि मानव केवल ब्रेन होता और केवल ब्रेन से संचालित होता और ब्रेन केवल केमिकल है, सोडियम पोटेशियम या और जो भी केमिकल हैं, तो सास बहू के झगड़े का इंजेक्शन अलग होता। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ अलग टाइप का लिक्विड होता। लेकिन धरती की तमाम बड़ी शक्तियां जो सुपर पावर हैं, वो आम से ज्यादा डरती है कि विचार से ज्यादा डरती है? ये विचार से सब डरे हुए हैं। इसलिए ऐसे तमाम कंट्रीज में विचार को बहुत ट्रैक किया जाता है। यदि ये सभा हो रही है तो यहाँ किस तरह की बात की जा रही है। चाइना में ऐसी सभा करना संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ आपके घर में भी 10 लोग आएंगे, नए लोग आए हैं, तो उन सब का आधार कार्ड पहले भेजा जाएगा, किस तरह की बात की जाएगी वो आप पहले से आप बताओगे और परमिशन मिलेगी तो बात की जाएगी। ऐसे भी कंट्रीज हैं। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति किसी के विचार सुनता है, सुनता ही नहीं है, केवल किताब से पढ़ता है। किसी किताब को पढ़ के एक व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। किसी किताब को पढ़ के एक व्यक्ति नक्सलाइट हो जाता है। किसी किताब को पढ़ के शाकाहारी मांसाहारी हो जाता है, मांसाहारी शाकाहारी हो जाता है। किसी किताब को पढ़ के, किसी व्यक्ति को सुन के दुश्मन से प्रेम हो जाता है और दोस्त से दुश्मनी हो जाती है। इसका मतलब ये जो आदमी को विचार प्रभावित करता है, विचार अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? ब्रेन अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? तो सीमित वस्तु से असीमित वस्तु पैदा हो जाए, ये बहुत इलॉजिकल लगता है। ब्रेन अपने आप में सीमित वस्तु, सोडियम पोटेशियम,
विचार अपने आप में असीमित वस्तु। तो ऐसी तमाम घटनाओं पे हमारा ध्यान जाता है जो बहुत लॉजिकल साउंड नहीं होती है। यदि मानव केवल शरीर होता और ब्रेन से संचालित होता तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपना सर कटा लेना किस कोशिका का एक्सप्रेशन है? ब्रेन मतलब कोशिका, ब्रेन मतलब कोशिका। हिमालय में -30 डिग्री टेम्परेचर में सारी जिंदगी गुजार देना, तो ज्ञान की तलाश, ज्ञान अपने आप में कोई भौतिक वस्तु है? उससे शरीर को आराम मिलता है? शरीर को तो बहुत कष्ट देना पड़ता है। 8 घंटे रोज बैठे हैं बिना किसी सहारे के। घर में ऐसा कभी नहीं बैठे, कॉलेज स्कूल में भी इतना कभी नहीं पढ़े, इसलिए ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। बंक मारने की सुविधा थी, यहाँ बंक मारने का मन नहीं करता, शरीर कुछ कुछ कहते रहता है, बोले बैठा रहे अभी, बहुत काम सुनना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान किस कोशिका की तलाश है। यदि मानव केवल ब्रेन है, ब्रेन कोशिकाओं से मिलके बना है, किस कोशिका की तलाश ज्ञान है? किस कोशिका की तलाश संबंध में तृप्ति की अपेक्षा है? तृप्ति अपने आप में भौतिक वस्तु है कि अभौतिक वस्तु है? तो यार सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है। और फिर एक घटना सुना देता हूँ। बहुत पुरानी बात है, मैं मसूरी में शिविर कर रहा था। तो मसूरी में अपनी पत्नी को लाना बहुत आसान होता है, ऐसे तो वो शिविर में आती नहीं है। तो बोले चल मसूरी घूम के आएंगे, और ले जाके शिविर में बिठा दिया, और सुबह शाम थोड़ा घूम भी लेते हैं। तो डॉक्टर दूसरे दिन शाम को आए और चौथे दिन ये खुल गया जीवन शरीर। अब थोड़ी देर तो डॉक्टर झेल पाए, उसके बाद नाराज हो गए। आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या एम्फेरिकल डाटा है, और ब्रेन ही सब कुछ होता है, ब्रेन शरीर को चलाता है। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर नाराज हुए। तो मैं भी सुनता रहा। सुनते सुनते मैंने उनको कहा, देखो ब्रेन के तो ज़्यादा जानकार आप ही हो, मैं तो उतना बड़ा जानकार नहीं हूँ। पर मेरे को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ब्रेन शरीर को चलाता है, कि जीवन शरीर को चलाता है, कि घुटना शरीर को चलाता है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, घुटने में होता है। घुटने का भी काफ़ी महत्व है। तो घुटना चलाए, ब्रेन चलाए, जीवन चलाए, अपने क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मेरे भीतर सुख की निरंतरता आ जाए, भय और अभाव से मैं मुक्त हो जाऊं, मेरे परिवार का हर रिलेशन तृप्ति में हो जाए, मेरे परिवार में अभाव की मानसिकता ठीक हो जाए, और ये समाज भय से मुक्त हो जाए। ऐसा घुटना मान के होता हो, ब्रेन मानने से होता हो, या यदि जीवन बोलने से होता हो तो क्या बुरा है? इतनी बात सुन के उसकी पत्नी खड़ी होके बोलती है, भाई साहब मैं इनके साथ 25 साल से रह रही हूँ, मैं इनको जानती हूँ। आप ठीक बोल रहे हो, आप जारी रखो, तुम बैठो। अब वो एक तो निपटा, बाकी 4 वैसे ही निपट गए। लास्ट के दिन समापन पे बोलते हैं, बात तो यही ठीक लग रही है। ठीक, तो मैं सिर्फ सारी बातों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा हमने भागवत पढ़ी है ऐसे ही हमने साइंस पढ़ी है, बिना समझे।
तो ब्रेन शरीर को चलाता है, ये भी एक कंडीशनिंग है। तो इसका मतलब है कि सही गलत का प्रमाण क्या है? तो किसी सही गलत का प्रमाण है कि वो आचरण में प्रमाणित हो जाए। आचरण में प्रमाण मिलने की बात करेंगे तो मैं भय से मुक्त होना चाहता हूँ, अभाव से मुक्त होना चाहता हूँ, सुख की निरंतरता को पाना चाहता हूँ, संबंध में तृप्ति चाहता हूँ, समाज में कुछ चाहता हूँ, ये किसी भी विधि से हो जाए, अपने को क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, इन सारी बातों को लेके हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि यदि कोई चीज़ विचार से प्रभावित होती है, इसका मतलब है उधर भी कोई सुनने वाली चीज़ है। यदि मानव ब्रेन होता तो केमिकल से प्रभावित होता और केमिकल से सब कुछ हो जाता। आपको याद होगा पुरानी फिल्मों में पागल के साथ क्या करते थे? इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। आजकल क्या बोल रहे हैं? शिविर के दौरान वो हमारे तेलुगु शिक्षक पूछने आए थे कि जिन बच्चों का ब्रेन में कोई दिक्कत है, दिव्यांग बोलते हैं आजकल, तो उनके साथ क्या होगा? तो अब ये भी समझ में आता है कि कॉमा क्या चीज़ है। कॉमा क्या चीज़ है? ब्रेन में कोई डिसऑर्डर है, जीवन ठीक ठाक है, अब मैं तो कुछ बोलना चाहता हूँ, गला ठीक नहीं है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, इंस्ट्रूमेंट खराब है। अब इंस्ट्रूमेंट खराब है, मैं खराब नहीं हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट खराब है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। यदि ब्रेन में डिसऑर्डर हो गया, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो मैं जो रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ तो मेरा आँख नाक कान उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो कॉमा ब्रेन का डिसऑर्डर है, पागलपन। पागल लोग कैसे होते हैं? कोई झटका लगा है, इमोशनल, आर्थिक, कोई ऐसा प्रेशर जिसको वो होल्ड नहीं कर पाया। तो पागल बेसिकली जीवन में असंतुलन है, कॉमा ब्रेन का असंतुलन है। जिन बच्चों में ब्रेन में कोई डिसऑर्डर है, वो समझ नहीं पाएंगे ये बात ठीक है, तो उनकी सेवा ही की जाए, इतना ही बनता है। जिन बच्चों में ब्रेन का डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि वो सूचना ग्रहण ठीक से नहीं कर पाएगा। आपकी जानकारी में ये है ही, जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि सुन पाएगा तो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, सूचना को ले पाएगा तो प्रोसेस कर पाएगा, सूचना ही नहीं ले पाएगा। इसलिए हम कितना भी प्रयास करें, लास्ट के दिन आप क्या बोलोगे? शुरू के 2 दिन ठीक नहीं लगा था। ये कॉमन एक्सप्रेशन है। तो धीरे धीरे इस बात पे भी ध्यान जाता है कि हम जिस मानसिक कंडीशनिंग से शिविर में आते हैं और शिविर में जो हो रहा है उसमें मन लगाने के लिए लगभग 1 से 2 दिन का ट्रांजिशन लग जाता है। पहले दिन जब आए थे उस समय आपकी मनस्थिति, अभी आपकी मनस्थिति, मन कैसा है? पहले से शांत है या और अशांत हो गया? हल्कापन लग रहा है? ठीक। तो इसका अर्थ है किसी व्यक्ति में बहुत चिंता है, बहुत बैगेज है, बहुत भूतकाल की पीड़ा है, बहुत परेशान है, वो सुन पाएगा? सुन नहीं पाएगा तो इन्फॉर्मेशन काम करेगी? नहीं करेगी। इसलिए कह रहे हैं कि समझने की दृष्टि से सही अर्थों में दूसरा शिविर पहला शिविर बनता है, क्योंकि पहला शिविर कंटेंट, शैली, लॉजिक, ये सबको रीसेट करने में चला जाता है ना। तो सही मायने में दूसरे शिविर से हमारा अब कंटेंट भी नया नहीं है, आदमी भी नया नहीं है, और हमको भी पता है कि कैसे आगे चलेंगे। हर इन्फॉर्मेशन में अपने आप को देख पाना कि मैं इसमें कहाँ खड़ा हूँ,
सुनना ही नहीं, पहली स्थिति है तो सुन ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी स्थिति है कि उसको फील करने तक ले जाए। तो किसी का एक शिविर में इतना काम हो जाता है जितना पूरी शरीर यात्रा में ना हो सका, और किसी का 5 शिविर करके भी सामान्य स्थिति रहता है। ये मैन टू मैन वेरी करता है। किसकी प्यास कितनी थी, किसी की पात्रता कितनी है, जितनी तलाश तीव्र है, जितनी तीव्र इच्छा है, उतना कंटेंट काम करना शुरू कर देता है या उतना अपने में ग्रहण हो पाता है। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।